अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल पब्लिक के साथ में खुश आमदीद में हूँ मारिया जद्दून। मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा और आमिर मतीन। नाज़रीन, पाकिस्तान में एक बार फिर से दहशतगर्दी की लहर ने सर उठा लिया है। एक हफ्ते के अंदर अंदर दहशतगर्दी का दूसरा बड़ा वाक़या पेश आया है। पेशावर की दीर कॉलोनी में मदरसे में धमाके से 8 अफराद शहीद हुए। दहशतगर्दी ने मुसल्लत शुदा नाअहली की वजह से एक बार फिर सर उठाया। मरियम नवाज का इल्जाम, जबकि चीनी बहरान पर कमीशन बना, कुछ ना हुआ। जिनके नाम थे उनकी काबीना में कुर्सियां तब्दील कर दी गई और वो बाहर चले गए। बीआरटी की बसेस जल गई, नैब को कोई फर्क ना पड़ा और ना ही कोई इंक्वायरी की गई। शरी रहमान की भी हुकूमत पर सख्त तनकीद सामने आई है। मुल्क में सियासी इंतशार के दौरान दहशतगर्दी करवाकर कौन अपने मकासद हासिल करना चाह रहा है, इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। और इसके साथ साथ वफाकी काबीना का इजलास हुआ है जिसमें ब्यूरोक्रेसी ने वजीर आजम इमरान खान के अहकामात हवा में उड़ा दिए हैं। गंदम की किल्लत के हवाले से मेरे लिखे गए खतूत को भी ब्यूरोक्रेसी ने संजीदा नहीं लिया है। वजीर आजम इमरान खान साहब भी बाबूस के सामने बेबस हो गए। नदीम अफजल चंद का गंदम स्पोर्ट प्राइस बढ़ाने का मुतालबा, लेकिन फिर से शेख रशीद साहब की मुखालफत, क्या वजह सामने आई है। उसके साथ साथ काबीना इजलास में क्या हुआ और क्यों वफाकी वजीर शेरी मिजारी ने किस मामले पर वफाकी सेक्रेटरी को फारिग करने का मुतालबा किया है। एक्सक्लूसिव स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। आमिर साहब, एक्सक्लूसिव स्टोरी काबीना की तो रूनी कहानी क्या वो भी सामने आएगी, लेकिन कल तक जो बात हो रही थी, जो पॉलिटिकल हमने देखा, पूरी सिचुएशन पाकिस्तान में बहुत खराब थी और काफी गर्म नजर आ रही थी। अब करंटली क्या सिचुएशन है, क्या हालात किस तरफ जा रहे हैं? बड़ा अच्छी बात आपने पूछी है कि वो जो कहते हैं ना द डे आफ्टर, कि कल यहाँ पे जो बहस चल रही थी कि कोयटा के जलसे के सिलसिले में कि एक अलार्मिस्ट सिचुएशन थी कि पता नहीं क्या क्या बातें हुई हैं, उससे हुकूमत को, फौज को, सल्तनत को, इस्टेब्लिशमेंट को क्या खतरात लाक हैं और एक लग रहा था कि बगावत की सिचुएशन है। आज द डे आफ्टर ठुस लाहौर में बड़ा आसान एक छोटा सा लफ्ज होता है ठुस। आज ठुस था सियासी एक्टिविटी के हवाले से। एक तो ऑफ कोर्स पेशावर में था एक खौफनाक किस्म का धमाका हुआ और ये तसलसल से जारी हैं धमाके एक वीक के अंदर तो दूसरा ये भी था कि जो तहरीकें होती हैं ना जिनसे गवर्नमेंट जाने वाली होती है और कोई बहुत बड़ा तब्दीली आने वाली होती है, उसमें उनमें एक तसलसल होता है। ये इसीलिए ये अच्छा किया कि ये जलसे करने दें इनको, जो 3 हो गए हैं, कोई क़यामत नहीं आ गई। जिन्होंने कहा है, जो कहा है कहने दें किसी को, जो है मतलब मैं इस तरह कल कह रहा था कि पाकिस्तान इतना कमज़ोर मुल्क नहीं है कि ये बातें करने से जो है मुल्क को कोई ख़तरा है। हमें ज़रा मैच्योर हो जाना चाहिए और अपने आप को, ये स्ट्रेंथ जो होती है मुल्कों की, ये महसूस करने के लिए होती है। आपके रिएक्शन से है, इसके आप रिएक्ट किस तरह करते हैं। तो 2, 4, 5 इस तरह के जुमले कहने से हाँ उसका नोटिस लेना चाहिए, उस पर गौर करना चाहिए और उसका सदबाब भी करना चाहिए। मगर ये नहीं है कि जी मुल्क खतरे में पड़ गया, 70 साल से है, इंशाल्लाह हमेशा रहेगा। मगर वो प्रॉब्लम्स जो हैं जिनकी वजह से बुनियादी है, उनका सदबाब बड़ा करना जरूरी है। और वो है घूम फिर के कि ये लोग सबसे पहले, इस पर कोई बहस नहीं है, सबसे ज्यादा तंग है। इवन पीटीआई के लोग भी तंग है, पूरा पाकिस्तान तंग है। वो महंगाई है और यहाँ हमेशा अयूब खान की हुकूमत जो है, चीनी की 2-4 रुपए किलो कीमत बढ़ने पे हुकूमत चली गई थी, 11 साल चलती रही, मगर जब वो एकदम वो मामला आया तो नहीं संभली। और महंगाई एक फैक्टर है बहुत बड़ा। और आज जो है अच्छा ये हुआ कि प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि मुझे रात को नींद नहीं आती महंगाई का सोच सोच के। मगर महंगाई का जो सदबाब करना है उसकी कहानी अंदरूनी कैबिनेट में अच्छी बात है कि 2.5 घंटे बड़ी धुआंधार उस पर बहस हुई है, उसकी स्टोरी बताते हैं। मगर उसका सदबाब कैसे करना है, मैं थोड़ा सा परेशान ये हो गया हूँ कि एक बात साबित होगी इस मुल्क में कि प्राइम मिनिस्टर का सिर्फ ईमानदार होना काफ़ी नहीं है। जो ये थीसिस बन गया था कि एक ऊपर से ईमानदार आदमी आ जाए सारा मुल्क ठीक हो जाएगा, नहीं। अब ये साबित हो गया कि प्राइम मिनिस्टर का ईमानदार के साथ अक्लमंद और तजर्बाकार और सिस्टम का तजर्बा बहुत ज़रूरी है। यहाँ प्रॉब्लम एक नज़र आती है कि प्राइम मिनिस्टर की भी ट्रेनिंग ऑन द जॉब चल रही है और आधी से ज़्यादा कैबिनेट की भी ट्रेनिंग ऑन द जॉब चल रही है। फर्स्ट टाइमर्स को आपने फेडरल मिनिस्टर बना दिया है, आधे से ज़्यादा जो लोग हैं।
तो वो एक उसकी वजह से जो ये महंगाई का कुछ तो होते हैं ना इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं जी, कोविड चल रहा है, गंदम की वो है, मगर आज की जो अंदरूनी कहानी आपको बताएंगे, क्लास साहब भी पहले बताते रहते हैं, हम ये वीट पे और इस पे महंगाई इशू है, लोग इसलिए इसको आहिस्ता आहिस्ता समझना शुरू हो गए हैं क्या है। तो अंदरूनी जो डिस्कशन हुई है ना, उससे पता चलता है कि यहाँ पे दोनों मसले हैं कि इनकी जो है ना इनको समझ नहीं आ रही, सिर्फ रात को परेशान होने से, गौर व फिक्र करने से नहीं है, आपको राइट पीपल राइट पॉलिसी बनानी पड़ेगी, उसके बगैर हल नहीं होगा, उसके बगैर ये हल नहीं होगा मसला। स्पेशल असिस्टेंट फॉर बना दिया एग्जाम्पल जाता है। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी बेबसी का इजहार किया, महंगाई खास तौर पे गंदम की जो है, तो उन्होंने कहा जी मैंने जनवरी में पीएम ऑफिस से ये खत लिखा, अप्रैल से लिखा, मई में लिखा, जून में लिखा कि गंदम की भाई साहब ये शॉर्टेज हो रही है और इसकी खरीद की जाए, इसको इंपोर्ट करें, जो क्या है। तो 17 लेटर लिखे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मतलब है कि वो उनकी टीम के अंदर दहशत होती थी, क्रिकेट टीम के अंदर, कि वो जब कह देते थे खान का मूड खराब हो जाए तो वो सबकी टांगें कांपती थी। तो यहाँ ये उस खान का जब वो 17 खत लिखता है तो टीसीपी ने, उन्होंने खुद कहा, बाकी सबने भी रुदात बताई, उन्होंने कहा मेरा ये हाल है कि टीसीपी ने मेरे ऑफिस से इतने 17 खत गए, किसी ने उसका, इन्होंने टीसीपी ने इंपोर्ट नहीं की, खरीद गंदम की लेट कर दी, जिसकी वजह से ये प्राइमरीली ये गन पड़ा कि गंदम की इस वक्त शॉर्टेज है और पॉलिसी का वो बना रहा। तो सब ने बाकी की चौधरी फवाद ने पहले भी ये बात की थी और कंसिस्टेंटली वो कर रहे हैं कि जनाब, आज उनके साथ इशरत साहब भी शामिल इसमें हो गए कि जनाब जब एस्टिमेट्स ही गलत होंगे, फिगर्स ही गलत आएंगे कि हमारे पास कितनी गंदम है, कितनी की जरूरत है, तो प्लानिंग कैसे हो सकती है। तो हमारा तो कसूर ही नहीं है, आप पकड़े जहां से सोर्स है। सोर्स ये है कि जो ब्यूरोक्रेट जो हैं और जो महकमे हैं वो जब भेजते हैं फिगर्स कि हमें कितनी गंदम चाहिए है और कितनी एक्सेस है, तो हम तो उस पर फैसले करते हैं यहाँ पे। तो इन्होंने 20 लाख, इन्होंने कहा जी हमारे पास अफरात बहुत एक्सेस है, बहुत ज्यादा है गंदम, तो 20 लाख गंदम जो है ना मन, 20 लाख टन गंदम जो है ना 2 मिलियन टन जो है ना वो भेज दी गई, एक्सपोर्ट कर दी गई। 1.5 जो है वो गवर्नमेंट ने की, कोई 0.5 मिलियन जो है ना वो प्राइवेट सेक्टर ने की, तो वो उसको भेज दी गई। तो उसके बाद फिर अब इंपोर्ट की जा रही है कि रूस के, ये सही कहते हैं कि रूस के किसान को फायदा पहुंचा देना, अपने किसान को नहीं पहुंचाना। और शीरी मजारी ने आज, वो हमेशा मैं उनका मुद्दा बनता जाता हूँ, पहले हम बड़े उनके नाक़िद के ज़माने में होते थे अपोजिशन में, वो खुल के बात करती हैं। उन्होंने कहा जनाब यही तरीका है कि इनको जो है ना, जो मुतलका अफसरान हैं, ये जो आप कह रहे हैं कि ना प्राइम मिनिस्टर की सुनते हैं ना इनकी सुनते हैं, जो है रॉन्ग एस्टिमेट्स भेजते हैं, फायर देम, इनको निकालें, बरतरफ करें। तो वो फिर जाहिर है ब्यूरोक्रेसी के हर एक के साथ ताल्लुकात होते हैं, दिल नरम हो जाता है। तो वो मुझे आखिरी मैंने पूछा जी फिर वो बरतरफी हुई, उनका जी बरतरफी तो नहीं हुई, बस वो सिर्फ एक तजवीज़ उनकी तरफ से आई थी, और वो बरतरफी ना होने की वजह से ना कैबिनेट की बरतरफी है, हर बंदा आगे कैबिनेट से प्राइम मिनिस्टर से झूठ बोल के चला जाता है, अपने लाखों करोड़ों कमा के चला जाता है, और किसी की बरतरफी नहीं होती। प्राइम मिनिस्टर या तो नरम दिल है या बेबस है या पता नहीं क्या है कि वो ना कैबिनेट से बंदा जाता है ना कोई बाबू निकलता है, सबको ये पता कि नौकरी पक्की है, इस गवर्नमेंट ने करना कुछ नहीं है। सो लिहाजा वो कह रहे हैं, पिछले साल भी कर रहे थे, 73 से हर साल वो किए जाते हैं, पिछले साल भी यही हुआ था, इस तरह भी है, तेल की, गैस की, बिजली की यही कहानी है, हर साल वही सेम जो है ना फ्रॉड किया जाता है, हर साल वो फ्रॉड पकड़ा जाता है। प्राइम मिनिस्टर साहब को रात को परेशानी होती है, अगले दिन जब वो आती है तो उनका दिल पसीज जाता है। नवाज शरीफ को नहीं छोड़ूंगा, नहीं वो मैं नहीं छोड़ूंगा, उनको किसी को नहीं छोड़ना। ये जो चोर हैं जो कि आपकी गवर्नमेंट के अंदर हैं और पकड़े जाते हैं, आपकी कैबिनेट पकड़ती है चोरियां उनकी, तो इसी से झूठ बोल जाते हैं। इनको नहीं, इनको नहीं कुछ कहा जा सकता। ये बेचारे, ये तो हमारे अपने हैं ना, ये तो हमारे अपने हैं। बहरहाल जी, वो इधर से आगे स्टोरी चली कैबिनेट में, तो एक साहब हैं जिनका नाम नदीम अफजल चंद है, वो बड़े दलेर आदमी है, और उनके सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो आम आदमी का दर्द और किसान का दिल में दर्द रखते हैं। पिछली कैबिनेट में भी उन्होंने अपनी नौकरी खतरे में आवाज उठाई थी, आज फिर उन्होंने दलेराना तरीके से उन्होंने कहा जनाब
गवर्नमेंट ने अब जो है ना 1600 रुपये सपोर्ट प्राइस रखी है। सपोर्ट प्राइस ये होती है कि किसान को ये श्योरिटी रहती है कि गंदम जो हम उगाएंगे तो वो इस कीमत पे खरीदी जाएगी फी मन। तो फी मन तो वो बढ़ाने से फायदा ये होता है कि जब ज्यादा उनको पता है ये कीमत मिलनी है तो वो बाकी चीजों के मुकाबले में उतनी ज्यादा गंदम उगाते हैं, और गंदम ज्यादा होती है तो गंदम सस्ती भी होती है और आपको इम्पोर्ट नहीं करनी पड़ती बाहर से, किसान भी खुश, मुल्क भी खुश जो है। तो उसमें उन्होंने कहा जी ये 1600 रुपए की ठीक रही है, मार्केट के अंदर 2400 रुपए रेट है, आप 1600 किसान को दे रहे हैं तो किसान कोई प्रॉब्लम अगले साल आएगी आपकी, ये अभी टाइम डिसाइड होना है ना ये। तो परवेज लाई ने आप देखें बयान दिया है, उन्होंने क्रेडिट ले लेना, उन्होंने कहा जी 2000 कम से कम इसकी सपोर्ट प्राइस करें। अब किसान परवेज लाई से खुश है, अगर ये करेंगे तो कहेंगे जी परवेज लाई के कहने पे खुद नहीं करेंगे। बहरहाल एक शख्स है, उनका नाम है शेख रशीद साहब। वो बड़ी क्लेम उनका ये है कि हम आम आदमी मोटरसाइकिल पे बैठ जाते हैं, लाल हवेली में न्यारी खाते हैं, इलेक्शन के दिनों में मोटरसाइकिल पे बड़े बड़े पैलेसेस उनके घर हैं, बड़ी बड़ी गड्डियां, ये लैंड क्रूजर अभी जो नई मिली है। उनको एक प्रॉब्लम है कि किसान को जो जब भी हर साल हर कैबिनेट में वो सपोर्ट प्राइस जब कहे जाए कि किसान को ज्यादा दिया जाए रेट गंदम का, वो हमेशा उसकी मुखालफत करते हैं। आज भी उन्होंने मुखालफत की। मैंने एक वजीर साहब से मैं समझने की कोशिश कर रहा था, मैंने कहा इनको क्या तकलीफ क्या है, मैं भी अर्बनाइट हूँ, मैं शहरों में पला बड़ा हूँ, मगर मुझे किसान का दर्द है और मैं समझता हूँ कि किसान के ज़राअत के बगैर इंडिया में भी साबित हो गया है, दुनिया भर में ये हो गया है कि जब तक आप अपनी ज़राअत नहीं ठीक करेंगे आपकी इकोनॉमी नहीं ठीक हो सकती। हम तो वैसे ही ज़राअती मुल्क है, अभी भी 40% हमारी फोर्स जो है वो ज़राअत से आती है। उन्होंने कहा जी इनका प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने कोई दुनिया में इकोनॉमिक्स पढ़ी ही नहीं है, थड़े पे पढ़ा जो कुछ भी पढ़ा है। तो इनको किसी ने कहा है कि किसान को अगर चला जाता ना तो हमारा तो शहरी वोटर है, इसका नुकसान है, इनके यहाँ पर ज्यादा नुकसान है। हालांकि उनको ये नहीं पता कि किसान को ज्यादा जब ये पैसे मिलेंगे वो ज्यादा गंदम उगाएगा, ज्यादा गंदम होगी, तो चाहे शहर का बंदा हो चाहे गांव का बंदा हो, गंदम सस्ती होगी, आटा सस्ता होगा। उनको वो जो है ना किसी ने कान में या उनके कोई मिलर्स वगैरह से कोई किसी से ताल्लुक है, इस लॉबी ने कुछ उनको सेट किया हुआ कि उन्होंने हर साल गरीबों का हमदर्द शेख रशीद सपोर्ट प्राइस की हमेशा मुखालफत करता है, और उनका प्राइम मिनिस्टर साहब उनसे बहुत डरते भी हैं, उनकी तारीफ भी करते हैं, और उनके रीजन बताइए उनके शर की वजह से डरते हैं, कोई उनके किरदार की वजह से नहीं। शर उनका सारा किसानों के ही खिलाफ होता है ये जो है इसमें। तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने अच्छी बात की आखिर में, उन्होंने कहा जनाब वो बहरहाल उनके हम कई चीज़ों में नाकिद होते हैं मगर किसानों के हवाले से ज़ाहिर है खुद ज़मींदार है वो बात करते हैं। उन्होंने कहा जी फिर ऐसा करें कि गवर्नमेंट से हैंडल नहीं हो रहा, ना इंपोर्ट हैंडल हो रही है, ना एक्सपोर्ट हैंडल हो रही है, ना डिमांड, ना सप्लाई, ना प्राइसिंग, कुछ भी नहीं हैंडल हो रहा, तो फिर किसान को आज़ाद छोड़ दें। गवर्नमेंट ने इसलिए रखा होता है कि रेगुलेट करना है कि निज़ाम ठीक रहे। जब निज़ाम ही नहीं ठीक चल रहा, सारी उसमें इसकी जो है 70 रुपये 80 रुपये पे आटा चला गया है, तो आप फिर ऐसा करें किसान को आज़ाद कर दें कि वो खुद जितनी उसकी गंदम होगी वो मार्केट में बेच ले। फिर ये करें। आपने गवर्नमेंट को रखा भी है, गवर्नमेंट से चल भी नहीं रही है, काम हमारे से चल भी नहीं रहा उन्होंने कहा, और हमने उसको भी बांधा हुआ है कि नहीं जनाब ये लाजिम है उसके लिए कि उसने गवर्नमेंट को इतनी पे भेजना है। तो बड़ी इसकी हम महंगाई के हवाले से आज इशू कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में महंगाई बहुत बड़ा इशू है और नजर इनसे हैंडल नहीं हो रहा। उस पर बड़ी मैं बात करना चाहूंगा। मैं चाह रहा हूँ कैबिनेट के हवाले से क्लास साहब एक तो कैबिनेट के अंदर आज क्या कुछ हुआ वो भी बताया, और दूसरा इस तरह आमिर साहब ने बात की है कि खाली वजीर आजम का ईमानदार होना जरूरी नहीं है, उसका अक्लमंद होना भी जरूरी है, उसको तजुर्बा भी होना चाहिए। आमिर साहब ने बहुत सारी डिटेल से कैबिनेट के इनसाइड बताई, कुछ थोड़ी सी मैंने भी कुछ सोर्सेज से कुछ चेक किया है कि वहाँ पे क्या कुछ हुआ है। ये बात नहीं ईमानदारी वाली, ईमानदारी को किसी ने चाटना नहीं होता, ये आपकी पर्सनल वर्च्यू होती है। अगर आप ईमानदार हैं तो किसी पे एहसान नहीं है। अगर मैं गलत काम नहीं करता तो मैं किसी को फेवर नहीं कर रहा, मेरी पर्सनल मैं अपने आप को फेवर कर रहा हूँ। हाँ, मैं अगर मैं डिलीवर कर रहा हूँ तो और उससे आवाम को फायदा हो रहा है तो यस मुझे उसका क्रेडिट लेना, मुझे अपनी ईमानदारी का क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। एक बंदा सपोज टू बी ए जेंटलमैन एंड ना कहते हैं सपोज टू बी ऑनेस्ट। ये जो जहाँ पे ये ढंढोरा पीटा जाते हैं हर बात के, रऊफ बड़ा ईमानदार है तो आमिर साहब बड़ा ईमानदार है तो मारिया से ज्यादा ईमानदार है, ये मैं तो इस पे अगेन मैं एग्री नहीं करता। जो बात ये कह रहे हैं बड़ी अहम है, आपकी ईमानदारी को लोगों ने चाटना है। आपके सबसे बड़े 3 क्राइसिस हैं, आप तीनों को हैंडल करने में नाकाम रहे हैं।
और उसका जिम्मेदार भी आप ही हैं। मैं भी आपको आज तो उस पे ब्यूरोक्रेसी पे चढ़ाई की है ना, मैं अभी आपको बताऊंगा, डॉक्यूमेंट्स के साथ बताऊंगा कि ब्यूरोक्रेसी वार्न करती रही है, इनको मना करती रही है कि मत करें। उन्होंने आके इनको चीनी पे भी रोकने की कोशिश की, उन्होंने गंदम पे भी रोकने की कोशिश की, उन्होंने इमरान खान साहब को पिछले साल ये जो फूड मिनिस्ट्री है सपोर्ट प्राइस के लिए गई है, इन्होंने उठा के समरी बाहर फेंकी है। ये उस वक्त मैं समरी लेके आऊंगा जिसको ये इमरान खान साहब और इनके कैबिनेट ने रिजेक्ट कि उठा के बहर फेंक दिया कि हम सपोर्ट प्राइस नहीं बढ़ाएंगे। और वहां मुराद अली शाह साहब ने सिंध में उन्होंने आके 1400 की, तो इन पर दबाव पड़ गया कि अगर हम नहीं बढ़ाते तो सिंध में पीपल्स पार्टी ले लेगी। इसके बाद इन्होंने 30-35 रुपए उसको मैच कर दे 1400 को। आज जितना भी रोना वहां पे रोया गया। ये वजीर अपने आप से पूछें, इनको मना किया था कि नहीं किया था फूड मिनिस्ट्री ने कि जनाब गंदम मत आप इस पे बहर भेजें? पूछें जरा इनसे, ये नहीं बताएंगे। आज जब इन्होंने चढ़ाई की है, जो मेरे जराये कर उमर हमीद साहब है, मेरा कल सेक्रेटरी फूड जो है, आज उन पे चढ़ गए सारे। उन्होंने फिर उन्हें ये कहना पड़ेगा ना 22 साल हमने भी नौकरी की, थोड़ी सी हमारी भी इज्जत है। आप लोग जो इकट्ठे हो गए में पढ़ गए हैं, सारा कसूर ब्यूरोक्रेसी का है। फॉर चेंज मैं आपको पता है सबसे ब्यूरोक्रेसी का मैं उसमें रहता हूं, लेकिन मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स कुछ चीजें देखी हैं, मैं आपको तरतीब से बताने की कोशिश करता हूँ कि इन्होंने क्राइसिस कैसे पैदा किया सारे का सारा। असद उमर साहब ने यही बात की है, उन्होंने चीनी कमीशन पे उन्होंने सवालात उठाए और उन्होंने पूछा है उनसे शहजाद अकबर साहब से कमेटी में कि भाई साहब ये जो आपने बनाया था कमीशन इतना बड़ा, हमने यहाँ पे आके काम किया था, क्या बना उसका? और उसके बाद कितनी प्राइस बढ़ी है जब आपने चीनी का ये आके इसका कमीशन बनाया? और असद उमर साहब पहले कहते थे वहां पे, उन्होंने पार्लियामेंट भी कहा था कि आपको चीनी की आके इंक्वायरी करनी चाहिए थी। तो पता यह चला कि इनके दौर में इमरान खान साहब के पिछले 1 साल में ये चीनी की कीमत जो 45 रुपए बढ़ी है। और आपको याद हो शहजाद अकबर साहब कहते थे 5 रुपए फी केजी की, अगर 1 केजी पे आपका बढ़े 1 रुपया तो 5 बिलियन रुपीज का फर्क पड़ता है आपको एक महीने में, ये 5 बिलियन रुपीज का। अब आप उसको 45 को जरा 5 के साथ जरा देखें, ये 250 अरब रुपए तो तकरीबन आपने आवाम की जेब से आपने निकलवा दिए हैं। आप इसका जिम्मेदार है, 45 रुपए बड़े कमीशन बना, नंबर 1। अब हम इसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि क्राइसिस का जिम्मेदार कौन है। एक तो ये वजीरों ने जैसे कहा कि ब्यूरोक्रेसी में गलत फिक्र दे रही है, इनका डाटा ठीक नहीं होता, हमारे सामने आते हैं, लिहाजा जब हम इसका एनालिसिस करते हैं तो गलत फैसले करते हैं। साहब जरा डाटा गलत है तो गलत करेंगे। इनसे पूछा जाए, जब आपको ब्यूरोक्रेसी रोकती है ईसीसी में, जब कैबिनेट में रिकमेंडेशन लेके जाती, आप उसमें अमल क्यों नहीं करते फिर? अब इसमें 2-4 चीजें असद उमर साहब ने आज पूछा इंक्वायरी पे। असद उमर साहब बताएं कि इनको किसने कहा था इस मुल्क में सरप्लस यहाँ पे ये शुगर पड़ी हुई है और आप इसको 11 लाख टन बाहर भेज दें? असद उमर साहब को जवाब देना चाहिए। अब असद उमर साहब क्या करें? उन्हें इस बात का एहसास है कि मुझसे गलत फैसले करवाए गए हैं और उस पर इनको शुगर एडवाइजरी बोर्ड को हेड काउंट करता है, रजाक दाऊद करता है। अब उसको रजाक दाऊद साहब को आप उनकी ये रिपोर्ट है भाई, ये कंपटीशन कमीशन की, जरा इंक्वायरी रिपोर्ट पढ़ें, जो कैबिनेट के किसी मेंबर ने नहीं पढ़ी होगी। ये पढ़ के जाते तो आज यहाँ शुगर पे बहस होनी चाहिए थी। उसमें वो ये लिखते हैं कि कैसे शुगर ये एडवाइजरी बोर्ड को कमीशन की जो रिपोर्ट है ये वो बड़ी पढ़ने वाले कानून से जैसे कहते हैं ना, हमसे धुआं निकल जाता है। उनसे पता चलता है कि शुगर सन ने कैसे इनको तमाम को बेवकूफ बनाया, पूरी हुकूमत को बनाया। ये ब्यूरोक्रेसी पे डाले जा रहे हैं, ये बड़ी मजे की बात है। वो तो इनसे ब्यूरोक्रेसी तो मिलते नहीं है। वो जो उनका है जवेद कियानी साहब का नाम आ रहा है सर, जवेद कियानी साहब जो उसका नवाज शरीफ साहब की मनी लॉन्ड्रिंग के मेन कैरेक्टर थे, वो शुगर एसोसिएशन के वहां पे आपके चैप्टर के सरबराह हैं लाहौर के, वो रजाक दाऊद साहब से डायरेक्ट मिलते हैं। और रजाक दाऊद साहब ये समरी बना के लाए थे, आपको याद होगा, उसके शुगर एसोसिएशन के साथ उन्होंने मिलकर शुगर एडवाइजरी बोर्ड में लेके गए थे इसमें ईसीसी में। और ईसीसी में उन्होंने आके पहले दफा ये जो थे असद उमर साहब, इन्होंने इनकार किया कि हम शुगर बाहर नहीं भेजते। उन्होंने दोबारा लॉबिंग की इमरान खान साहब से, उन्होंने दबाव डलवाया असद उमर पे कि नहीं आपने शुगर की इनको आप एक्सपोर्ट की इजाजत दें और सब्सिडी भी दें, और असद उमर ने दी बाद में। अब जरा पूछा जाए उनसे कि आप 1 साल पहले तक इसको बाहर भेज रहे थे, ये कह रहे थे हमारे पास 20 लाख टन वो पड़ी हुई है सरप्लस में, हाँ सरप्लस है। अब चीनी आप बाहर से मंगवा लें 20 लाख टन और उस पर आपके करोड़ों डॉलर लगने वाले हैं। इस क्राइसिस के चीनी के अगर कोई जिम्मेदार हैं ये चीनी के, और उसका नाम भी कहीं पे नहीं है सर, उसका नाम है अब्दुल रजाक दाऊद जो शुगर एडवाइजरी। आप उनको पकड़े ना कि भाई साहब आप जो शुगर एडवाइजरी बोर्ड के सरबराह बैठे हुए थे, आपको डाटा दिया और उसमें इंक्वायरी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि जवेद कियानी साहब ने उन्होंने इनको मई में कहा। अब जरा सुनते हैं आमिर साहब, उनकी वारदातें देखें, इतने भोले बेचारे आ गए कि इन्होंने मई में कहा, अभी मई 2020 के हमारे पास सरप्लस पड़ी है, बाहर से न मंगवाएं। 1 महीने बाद जुलाई में दोबारा इजलास हुआ इसका, ये शुगर एडवाइजरी बोर्ड का, वो कहते नहीं हमारे पास तो है नहीं, हमने आपको सही फिगर नहीं दिए थे, आप उससे बाहर से मंगवा लें। और इतनी देर में 45 रुपए से ये प्राइस जो है ना ये 100 रुपए पे ले गए और 250-300 बिलियन रुपए इन्होंने कमा लिए। तो इमरान खान साहब जो गुस्सा फरमा रहे हैं इस पर ब्यूरोक्रेसी पे, अब जरा वापस है, मैं थोड़ी सी आपको 2-4 बातें और भी बताता हूं मैं कि भाई साहब आपके अपने वजीर इस पूरे क्राइसिस में, स्कैंडल में इन्वॉल्व हैं
और आपका सबसे बड़ा फेवरेट जो है ब्रेक का टाइम। आप आए इसके बाद ब्रेक वापस का से टाइम है बात नाज़रीन, बताता ब्रेक हूं के बाद यहीं से बात तो कंटिन्यू करेंगे, किस तरह से गलत फैक्ट्स पेश किए गए इस पे बात करेंगे, साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, क्लास आप कंटिन्यू कीजिएगा और बताइएगा किस तरह से इन्होंने आवाम को लूटा है। अब हम इसलिए फोकस कर रहे हैं, 2.5 घंटे वहाँ डिबेट हुई, आमिर साहब ने बड़ा तफसील से एक बताया, मजीद तफसील भी है कि आप लोग अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है कैबिनेट। दूसरा पर डाल रहे हैं। अभी इनसे पूछे, अभी इसका टीसीपी का जो इन्हें अगर डिबेकल किया, जरा टीसीपी का जरा देखें कि इन्होंने 2 दफा टेंडरिंग करके इनसे पूछे हफीज शेख साहब से, इन्होंने कितनी इंटरेस्ट ली, 3-4 मीटिंग्स की हैं। हफीज शेख भी अगर ये आके फैसला नहीं कर सकता कि हमने इसका क्या करना है, 3 दफा इस पर मीटिंग हो चुके हैं, 4 मीटिंग्स हुई हैं बल्कि, और हफीज शेख साहब से आगे फैसला नहीं हो रहे। हर दफा ये कहते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं ऐसे ज़बानी बात नहीं कर रहा, ये चैलेंज करेंगे तो, क्योंकि मैं आपको दिखा भी दूंगा कि ये कागज़ हैं, ये फैसले हैं, ये आपने चीज़ें की हैं। और हर दफा हफीज शेख ने इस पर कमेटी बनी है गंदम पे, अब डाला किस पे जा रहा है, ब्यूरोक्रेसी पे डाला जा रहा है। मेरा जो बार बार सवाल है, जब ब्यूरोक्रेसी आपको रिकमेंडेशन करती है वो तो आप मानते नहीं है, जब चीज़ें गलत हो जाती हैं आप उनको गर्दन से पकड़ लेते हैं कि आप बताएं। अभी जैसे मैं उसकी आके अब इसमें प्राइस का देख लें, जो प्राइस वाला काम किया इन्होंने, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस पर रशिया से मंगवा रहे हैं सर हम, और रशिया से इन्होंने टेंडर खुद इन्होंने मनसूख किया हुआ है, इसने सर, ये इसकी ईसीसी ने खुद हफीज शेख ने किया हुआ है, उन्होंने किया हुआ है, क्योंकि महंगी है। अब उससे भी ज्यादा $15-20 पे महंगी मंगवा लें, और इस पर रशियंस हमें डिक्टेट करेंगे हम आपको किस प्राइस पे देंगे। अगर हमने उस वक्त मान ली होती इनकी रिकमेंडेशन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की, और गंदम के सपोर्ट प्राइस बढ़ाते, हमारे सरप्लस होता। आप इस वक्त देख लें, रशिया से तुर्की भी ये गंदम ले रहा है सर, जॉर्डन ले रहा है, इजिप्ट ले रहा है, बल्कि उनको आके रशियंस ने आज ये कैबिनेट में वहां पे कुछ चीजें पेश है, उसमें बताया कि किसी वजीर ने नहीं पढ़ा होगा। ये मैं शर्तिया कहता हूं ये कि रशियन ये कह रहे हैं कि हजूर सिर्फ आप अकेले हमसे नहीं ले रहे, और हमारा किसान जो है सर पैसे बना रहा है, डॉलर्स में उनको पैसे मिल रहे हैं, उनसे जो ऑर्डर उनको प्लेस हो रहे हैं, बड़ी मेहनत तरला की है पाकिस्तान ने। इन्होंने 1 महीने पहले उसका रशियंस के टेंडर कैंसिल किए हैं, इसे हफीज शेख ने, ही रिफ्यूज कि हमें आपसे गंदम नहीं लेनी, कोई और ऑप्शन देखें आप। तो 1.5-2 महीने तो हफीज शेख साहब ऑप्शन देखते रहे हैं गंदम के, उनका नाम भी कहीं पे नहीं है कैबिनेट, वो भी आज यहाँ पे चुप करके यूं करके बैठे होंगे, चलें ठीक है, ठुकाई हो रही है, होती रहे, बिल्कुल करें। अब्दुल रज़ाक दाऊद का जैसे मैंने कहा, उनके भी ठुकाई आज किसी ने नहीं देखी, वो भी चुप करके बैठे होंगे। असद उमर साहब, उन्होंने उल्टा उन पे डाल दिया जी, आप बताएं, हालांकि मैं फिर कहता हूँ असद उमर ने आगे चीनी की अप्रूवल दी थी। सो वो रशियन इनको ये कह रहे हैं कि हजूर हमारे पे ज्यादा ना आप वो करें, क्योंकि हमने आपके तुर्की को देनी है, जॉर्डन को देनी है, हमने इजिप्ट को, सारे मुसलमान मुल्क वहीं ये आप इस वक्त ले रहे हैं। अगर पाकिस्तान का सरप्लस आज गंदम होती, ये तुर्की को आप बेच सकते थे, आप जॉर्डन को बेच सकते थे, इजिप्ट को बेच सकते थे, मिलियंस ऑफ डॉलर्स आज आपके किसान की जेब में आ रहे होते जो रशियंस की जेब में जा रहे हैं। अब लोगों को समझ नहीं आ रही कि इनके गलत फैसलों की वजह से, आज उनसे पूछना शेख साहब की अगर कोई जाती जदाद है, लाल हवेली तो सरकारी है ना, मेरा ख्याल है वो ये औकाफ की है, इनकी जदाद अगर मैं ये होता ना इस मुल्क का कुछ भी, मैं शेख साहब की पूरी जदाद बिचवा के कहता जितनी भी गंदम बाहर से आ रही है ना, वो इनके ये शेख साहब की उससे कास्ट जाने की चाहिए, क्योंकि हर दफा इन्होंने अपोज किया कैबिनेट में कि गंदम की कीमत ना बढ़ाएं। क्यों कि मेरा जहाँ पे 1-2 लाख वोट है वो उसको महंगाई होगी। अब जो गंदम आ रही है ये महंगी गंदम आ रही है, पाकिस्तानी किसान से 1400 रुपए के लिए यहाँ से 2-2.5 हजार रुपए आपको मान पड़ेगी। अब भी ये सब्सिडाइज की जाएगी, ये जहन में रखें लोग। एक तो आपने डॉलर दिया है रशियन किसान को, ऊपर से इसको सब्सिडाइज करके आटा सस्ता करके दिया जाए। मुझे समझे अगर आप अपने किसान को पैसे देते और यही पैसा सब्सिडी का आप उसमें डालते, और ये अरबों रुपए जो हैं ये अगर आपके देहातों में जाते, देहात भी आपके आज बेहतर होते, आज फिर वो वहां पे लड़ गए कि नहीं कर सकते, आपका 1-2 लाख आपका बचाने के लिए। सो लास्टली खान साहब इधर उधर ना देखें, आपके अपने ये फैसले हैं, गलत फैसले हैं। आपको चीनी पे आपने गलत फैसले किए, बहर भिजवाई आपने चीनी, और आपको बाद में उन्होंने शुगर वालों ने कहा हमारा डाटा हमने ठीक नहीं दिया था, और उसकी वजह से आपको मेरा ख्याल $1 अरब से ज्यादा वो पड़ा है। अब गंदम आप 24 लाख टन मंगवा रहे हैं, मेट्रिक टन मंगवा रहे हैं, इसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स आपके लग रहे हैं। सर आपका फैसला था, 1 साल पहले आपने चीजें बहर भेजी हैं, आप उनको वापस मंगवा लिया है और बैठ के कह रहे हैं कि जनाब, और ये अवाम की जेब से अलहदा पैसे निकले हैं, ये बहर का पैसा अलहदा है। 250-300 बिलियन रुपीस जो महंगी हुई है चीनी, वो शुगर वालों ने अलहदा पैसे कमा लिए, और इसकी जिम्मेदार कैबिनेट है, ईसीसी है। आप ब्यूरोक्रेसी पे गुस्सा जरूर निकालें, अपने इर्द गिर्द जिन वजीरों ने, अब्दुल रज़ाक दाऊद से पूछना कि तुम क्या आप कैसे समरी लेके गए थे उसमें शुगर एडवाइजरी बोर्ड में, आपने कहा था हमारे पास सरप्लस है, उसको जिम्मेदार उसको ठहरा रखें, बल्कि उसकी जायदाद बेचनी चाहिए कि भाई साहब आपके गलत फैसलों की वजह से आज देखे हमें वहां से अरबों डॉलर की मजीद मंगवानी पड़ गई है। उनको कुछ नहीं कहेंगे, ब्यूरोक्रेसी को आज उन्होंने बना अच्छा खासा रगड़ा दे दिया। क्यों पॉइंट आउट किया जा रहा है? इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये एक बहुत बड़ा डिबैकल हुआ है, एक बहुत बड़ा गलत काम हुआ है।
किसी ना किसी के तो सर काटने जाएगा। पड़ेंगे ना, जाना चाहिए बिल्कुल जो है, तो कुछ ना कुछ तो करें। मैं ज़रा लार्जर पिक्चर बता दूं कि हो क्या रहा है यहाँ पे। ये जो सारा महंगाई का मसला है, नवाज शरीफ साहब ने ये काम किया था। उन्होंने कहा ये आम आदमी जो है ना, ये मैक्रो जो होता है ना, ये करंट अकाउंट डेफिसिट तबाह कर दिया, ट्रेड डेफिसिट तबाह कर दिया, फॉरेन रिजर्व तबाह कर दिया। उनके जी आम आदमी को इससे कंसर्न नहीं है। आम आदमी को नजर आने वाली चीजें, एक ही बड़े बड़े पुल बनाओ और एक सड़कें बनाओ और साथ में ना उसको चाहे वॉट एवर इट टेक्स, आम आदमी को उन्होंने सब्सिडियां दे के, पल्ले से गवर्नमेंट पैसे दे के आटा चीनी उन्होंने सस्ता रखा। मैं समझता हूँ कि दरमियानी रास्ता मौजूद है। ये मैं नहीं कह रहा कि आप मैक्रो को छोड़ दें, ये चीज़ें भी मैक्रो जो है ना, ये सालों का काम है, ये कुछ साल लग जाएंगे ठीक होते होते। ये जो बाकी मैक्रो के करंट अकाउंट डेफिसिट फलाना इसको मेंटेन करने के लिए, कर्जे ठीक करने के लिए, ये आपका क्राइसिस फौरी है। ये लोग जलसों में जा रहे हैं, ये लोग आपसे तंग हैं और लोग कह रहे हैं कि जी लपेटा जाएगा। तो वैसे कुछ नहीं समझ आती। सिर्फ सबसे बड़ी कमजोरी ये है, तो फिक्रमंदी ना करें तो इसका कुछ सदबाब करें। तो मैं फॉर एग्जांपल मैं बार बार कह रहा हूं कि इनको हंगामी एमरजेंसी, महंगाई की एमरजेंसी लगाएं कि जनाब सबसे पहला प्रायोरिटी ये है कि सबसे पहले हमने इसको करना है। और मैं हमारे बुजुर्ग दोस्त हैं चौधरी वजीर साहब, वो भुट्टो के ज़माने में लाइफ स्टॉक एग्रीकल्चर के वजीर रहे हैं, तो ज़राअत में बड़े कम लोग हैं पाकिस्तान में, उनको मैं अथॉरिटी मानता हूँ। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा चौधरी साहब कुछ बताएं तरीका क्या है शॉर्ट टर्म में आजकल में गवर्नमेंट क्या कर सकती है गिवन सिचुएशन में। उन्होंने कहा जी बड़ा आसान काम है। उन्होंने कहा जी इनके पास एहसास कार्ड बने हुए हैं, वो बना हुआ सारा, उनको पैसे देते हैं, तो उन्हीं के पैसे में से जो उनको दिया जाता है 500-700 की बजाय आप उनको सस्ती अजनास दे दें। ये यूटिलिटी स्टोर्स आपके पास मौजूद हैं, आप वहाँ पे ये जो गंदम और चीनी वगैरह दालें हैं, जो बुनियादी चीज़ें हैं, उनको 5-5 किलो हर कार्ड वाले को सस्ती जो है ना वो वहाँ से प्रोवाइड कर दें। मार्केट में सप्लाई भी आ जाएगी और बाकी दुकानदारों को भी मजबूर हो जाएंगे, चोर बाजारी खत्म हो जाएगी जब वहाँ से मिल रही है। दूसरा ये टारगेटेड है सबसे। होता क्या है, जब गवर्नमेंट जनरल एक आप कर देते हैं, एक सहूलत दे देते हैं, अमीर आदमी भी फायदा उठाता है, दरमियाना तबका भी उठाता है और बराबर। हमें जो सबसे गरीब है, गरीबों की भी, एहसास वालों की भी कैटेगरीज बना देनी चाहिए, पहले आप उनको कवर करें जो है। तो ये है। दूसरा लास्ट में क्विकली कह दूं कि ये फोकस बहुत ज़्यादा अजनास, बिल्कुल महंगाई है, मगर सिर्फ अजनास की वजह से महंगाई नहीं है, ये एक होलिस्टिक चीज़ है। हमारा बहुत ज़्यादा फोकस हो गया है कि जनाब चोर बाजारी पे पुलिस चढ़ा दें और जनाब ये इन चीज़ों पे वो कर लें। ये जो बाकी यूटिलिटीज़ हैं आपकी, ये आपकी जो वो वहाँ से जो कर सकते हैं वो करें। पेट्रोल में से थोड़ा सा 30 रुपए जो टैक्स ले रहे हैं कम कर दें। आप गैस में खुदा के लिए वो जो पाइपलाइन और टर्मिनल्स नए बनते तो बहुत ज़्यादा है। ये जो गैस चोरी हो रही है, और गवर्नमेंट को जो हमने एक स्टोरी दी थी यहाँ पे की थी कि जनाब ये हमें वो ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं, ये इस तरह की चोरियाँ रोकें। ये बिजली जो है, बिजली में चोरियां रोक लें IPPs की वजह से, ये रॉन्ग उसकी वजह से अभी भी आपने घुटने टेके में, आप में हौसला नहीं पड़ रहा कि उनसे वो 2000 अरब रुपया निकलवा के वो वापस आवाम को दिलवा दें, तो वो ऑटोमेटिकली पर यूनिट सस्ता हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को इकट्ठा करके आपको ओवरऑल एक महंगाई पैकेज में सारों को होलिस्टिकली देख के फिर करना पड़ेगा। नजर तो आए। यहाँ पे क्लास अब ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक के बाद हम करेंगे। ब्रेक के बाद नाज़रीन बात करेंगे जो पाकिस्तान में एक बार फिर से दहशतगर्दी ने सर उठा लिया और मुल्क में सियासी इंतशार के दौरान दहशतगर्दी करवाकर कौन अपने अहदाफ हासिल करना चाह रहा है, इस पर भी बात करेंगे, साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पेशावर की दीर कॉलोनी में मदरसे में जो धमाका हुआ आज, उसमें 8 अफराद शहीद हुए, इस पर बात करेंगे। क्लास साहब, हमने देखा है कि हफ्ते के अंदर अंदर दहशतगर्दी के 2 वाक़यात हुए हैं, जिसका शेख रशीद साहब ने बहुत पहले से बता भी दिया था। इस वक्त जो मुल्क में एक तरफ सियासी इंतशार है, दूसरी तरफ दहशतगर्दी पीक पे होती जा रही है, कहाँ जा रहे हैं हम? अब शेख साहब से पूछा जाना चाहिए कि आपको कैसे पता था जी कि दहशतगर्दी होने वाली है, जो दहशतगर्दियाँ हो रही हैं। अब शेख साहब रेलवे की वजारत है, आज फिर कैबिनेट में उनका आया हुआ था, रेलवे का एजेंडा आया हुआ था, उसकी कोई खबर नहीं है, जिस पे करोड़ों लोग ट्रैवल करते हैं। शेख साहब को ये दुनिया जहां की हर शय का पता है, मास में अपनी वजारत के, जो उनके बारे में ये सुप्रीम कोर्ट ने उनके आके वो किए ना
आगे ऑब्जर्वेशन दी हैं, वो भी मीडिया में कहीं रिपोर्ट नहीं, हमने खैर उस पर शो किया था। आज कैबिनेट में फिर उस पर शेख रशीद साहब की कारकर्दगी की फिर उसका भी कोई जिक्र नहीं है, कोई नहीं बताया कि वहाँ इनके साथ क्या हो रहा है या नहीं हो रहा। वो ये बता रहे हैं कि आपके यहाँ धमाके होंगे, सारी चीज़ें। इनको कौन बताता है धमाके होंगे? ये काम वजीर दाखिला बताया ना, या डिफेंस मिनिस्टर वगैरह, वो हमें बताया ना। एक तो शेख साहब का ये है, और जब शेख साहब की हुकूमत के वजीर कहेगा तो उस पर डाउट्स फिर क्रिएट होते हैं कि आप फिर पैनिक फैलाना चाहते हैं, खुद ही आप चाहते हैं कि आपके मुल्क में पैन हो, एक चीज़। और दूसरा ये जो वहाँ से आती है इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट आती हैं कि आपके फलां जगह होंगे, जब इतना आपको पता चलता है तो इसका मतलब ये भी है कि स्लीपिंग सेल्स मौजूद हैं। ये जो दावे किया गया था ना पिछले कुछ अर्से में कि आप कहते थे हमने एलिमिनेट कर दिया है, चीज़ें कर दी, तो इंटेलिजेंस एजेंसी जो हैं या हमारी पुलिस फोर्सेज जो भी हैं, एक इनकी बहुत बड़ी नाकामी सामने आई है। और लोग अब इन ये बातों को नहीं बिलीव करते, जी फलां का हाथ है, उस मुल्क का हाथ है, इस मुल्क का हाथ है। और जो बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि इसका मतलब हमने कोई सबक नहीं सीखे। 140 बच्चा ये आपका इसी शहर में वो हुआ था, उसको पेशावर में असैसिनेट हुआ बेचारा। उनके माँ बाप आज तक ट्रॉमा का शिकार हैं, सारी उम्र ट्रॉमा का शिकार रहेंगे। आपने क्या उनको सिक्योर करने के लिए क्या किया? आपसे आज तक पेशावर शहर ने आपसे सिक्योर हो सका? एक शहर था कॉम्बिंग, उस पर ऑपरेशन कर, कितनी बड़ी ट्रेजेडी है। और मैं कामरान बंगे साहब को सुन रहा था कि अल्लाह का शुक्र अदा करें कि 7 बच्चे यहाँ पे हुए, बहुत बड़ी ट्रेजेडी से बच गए क्योंकि हाई अलर्ट था। छोटे-मोटे वाकयात होते रहते हैं, वो मैं भी मजाक उड़ाने वाली बात है, ये मजाक नहीं, रोने वाली बात है। छोटे मोटे वाकयात होते रहते हैं। अपना खुदा ना खासा इनमें से किसी के अपने बच्चे के साथ ये कुछ हो जाए, फिर ये छोटा वाकया होगा। मतलब है कि किसी और का बच्चा कैजुअलिटी बन जाए, किसी और के बच्चे वहां पे मारे जाएं, तो उसकी खैर है, छोटी सी ट्रेजेडी थी। किसी ये बड़े आदमी का बच्चा, खुदा ना खासा अल्लाह ना करे किसी वालिदैन को कोई इस तरह की तकलीफ हो, तो इन लोगों को थोड़ी सी शर्म भी नहीं आती कि टीवी पे आके आप किस तरह के बयान दे रहे हैं। और फिर दूसरी तरफ ये भी मुतालबे किए जाते हैं कि अफगान बॉर्डर जो है ना खोल दिया जाए। जरा ये भी उसमें जहन में रखा है, अफगान बॉर्डर खोल दिया। वो कहते रहते हैं ना कि अफगान बॉर्डर खोल दें, बिल्कुल वहां फ्री मूवमेंट होनी चाहिए। सो मेरे लिए सबसे बड़ी एक तो वालिदैन बेचारों के साथ देखें जिनके छोटे छोटे बच्चे के हैं और मेरे ख्याल 100 से ज्यादा उसमें जख्मी हुए। और फिर दाद दें हमारी इंटेलिजेंस ये एजेंसीज को। उन पर आज तनकीद भी हो रही थी कि भाई साहब आप यहाँ पे सियासत कंट्रोल करेंगे, आप मुईशत कंट्रोल करेंगे, आप ताजरों से मुलाकातें करेंगे, आप सियासतदानों से मुलाकातें करेंगे, उनके टेलीफोन टेप करेंगे, उनके पीछे लगे रहेंगे, कौन किससे मिल रहा है, कितने करेंगे, वो वहां पे वो इस काम पे लग गए अल्लाह के फजल से। उसके बाद वो वाला काम जो है ना, मेरा ख्याल है वहां पे जो आपने इंटेलिजेंस करनी है, आपने रोकना है, उनका काम है। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं जनाब कि आपको पता ही नहीं चलता, हम वहां पे बहुत सारे वाकयात होने से पहले रोक लेते हैं। भाई साहब, दिस इज योर जॉब, रोक लेते हैं। आपकी अकाउंटेबिलिटी हमेशा उस चीज की होती है जो काम आप नहीं रोक सकते होते। सो ये मेरा ख्याल है, वो थोड़ा सा इंटेलिजेंस एजेंसी जो है, अगर उनसे पेशावर इतनी बड़ी ट्रेजेडी के बाद 140 बच्चों के बाद भी आपके पास सिक्योरिटी नहीं है और इसी तरह जाके कोई किसी के साथ कर सकते हैं, इट्स ट्रेजिक। और लास्टली ये अफगानिस्तान में भी हम देख रहे हैं, कुछ दिन 2-4 दिन पहले वहाँ अफगानिस्तान में उनके स्कूल के बच्चों पे अटैक्स हुए, वहाँ पे बेचारे बहुत सारे ये स्कूल के बच्चे जो हैं वो उसमें मारे गए हैं। सो दोनों मुल्कों या जो भी हैं, जो बच्चों पे रहम नहीं हो रहा, यहाँ पे बच्चे मारे जा रहे हैं। और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी और हुकूमतें जो हैं, एक मुजम्मद का कहे गया, कामरान बंगे साहब ने कहा कौम आज सजदा शुक्र अदा करे, बहुत बड़ा हाई अलर्ट था, सिर्फ 7 बच्चे मरे हैं क्योंकि पहले 140 मरे थे। छोटे मोटे वाकयात होते रहते हैं, ये अंदाजा करें जरा। आमिर साहब, क्या हर बार जो हम इंडिया पे डाल देते हैं, क्या ये भाई मैं इंडिया भी फैक्टर होगा, और भी बड़े फैक्टर होंगे, मैं ये नहीं कह रहा, मगर हमने तो अपने मुल्क की हिफाजत करनी है ना, गिवन सिचुएशन में वो करना है। हमें पता है कि ये हो रहा है, तो इसलिए और ये कोई बहाना नहीं लिया जा सकता कि इंडिया करा रहा है तो हमने उसको रोकना है, जो भी फैक्टर्स हैं। तो बात यह है कि ये इसलिए पेशावर का बड़ा खतरनाक है कि फिंगर्स क्रॉस्ड कि खुदा ना खास्ता ये आगे ट्रेंड जो नज़र आ रहा है कि पेशावर में पेशावर में लकीली जो है अर्बन सेंटर्स में केपी के ऊपर जो है ना, ये 2 साल पहले पेशावर में हाई कोर्ट के बाहर एक छोटा सा धमाका हुआ था, कंट्रोल कर लिया गया था और वो मुलजिम भी पकड़े गए थे। 1.5-2 साल से नहीं हुआ था, तो एक थोड़ा सा एक सुकून था। पर अब ये के बाद अब ये ट्रेंड चल रहा है कि 2-3 चीज़ें नज़र आ रही हैं कि अर्बन सेंटर्स पे हमले हो रहे हैं पहले, और मजहब से रिलेटेड है। क्वेटा का धमाका जो था मजहब से नहीं था, मगर मौलाना आदिल को कराची में मारा गया, फिर ये मदरसे में यहाँ पे अटैक हुआ। तो जो ये कहा जा रहा है कि ये आगे तसलसल है। याद रहे कि हमने गौर नहीं किया, हमारी दाखिली सियासत इतनी इसमें गंद पड़ गया है कि उसी पे फोकस रहता है कि ये काफ़ी तवातर से पिछले 1-2 महीने में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर बहुत ज़्यादा हमले हो रहे थे, और उसका फोकस जो था वो नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान और बाजौड़, तीन एजेंसियों में ज़्यादा वो था। अब ये शहरों में भी आ रहा है
और ये कहा जा रहा है कि उनके आलाकार, अगर इंडियन फैक्टर भी होगा तो उनके आलाकार है ना यहाँ पे, अभी वहाँ पे टीटीपी जो है, फजलुल्लाह ग्रुप जो खास तौर पे, ये इनको वहाँ पे क्योंकि सुलह हो रही है तालिबान की और अफगान गवर्नमेंट की और अमरीकियों की मिलके, तो वहाँ इनको ये कहा जा रहा है कि इनके लिए जगह तंग होती जा रही है और वो यहाँ पे दोबारा स्पेस ले रहे हैं। काफ़ी सारे लोग जो पकड़े जाते हैं ना, वो दीर के रास्ते ये मालाकांड और उधर से फिर जो है ना ये सारे वापस यहाँ पे आते हैं। मगर ये बस सिर्फ दुआ ये है कि ये सिलसिला ये लॉन्ग टर्म इस तरह का तवातर चलता ना रहे और हमें उस पर फोकस करने की जरूरत है। ठीक है, ये महंगाई भी बड़ा इम्पोर्टेंट है और ये मगर ये जो हमारे अपोजिशन वाले हैं इनको शुक्र है कि कोयटा के जलसे में हुआ धमाका मगर दूर हुआ। तो इसके बाद से अब ये पेशावर में नेक्स्ट जलसा होना है। खुदा ना खास्ता ये आइंदा आने वाले दिनों में सिर्फ इंसान उम्मीद कर सकता है कि ये तवातर से ना रहे और हमें इसके ऊपर नज़र डालनी चाहिए कि हमारे खारजा अमूर में फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा किसी का फोकस नहीं किया है कि इंडिया ने और अमेरिका ने आज कल में जो साइन किया है बीका का जो कॉन्ट्रैक्ट, वो हमारे लिए बड़े उसके खौफनाक वो हैं। वो नेक्स्ट लेवल पे कॉपरेशन के किए हैं। गौर करें कि ट्रंप की गवर्नमेंट जा रही है, कोई भी जाने वाली गवर्नमेंट से इतना बड़ा कांटेक्ट नहीं करता कि उन्होंने एक्सेस दे दी है, इंडिया देने जा रहा है अमेरिका को कि उनकी जोग्राफियाई पूरी जीआईपी सिस्टम यूज़ करके, तो उन्होंने जो मिसाइल दिए हैं और जो उनका सारा वो सिस्टम है, उन्होंने कहा जी उसकी वो रिक्वायरमेंट है। इंडिया बड़ा कंजर्वेटिव होता था पर वो चाइना के मुकाबले में अब क्योंकि मैच कर रहा है, अच्छी बात है हमारे लिए कि चाइना ने इंडिया को डिटर किया हुआ है, पर उसके लिए जो इंडिया अपना नेक्स्ट लेवल बढ़ा रहा है और बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके हाईएस्ट लेटेस्ट अमेरिकन टेक्नोलॉजी जो आ रही है उसके हमारे पे भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं। सो हमें अपने खारजा अफगानिस्तान और ये इंडिया पे ये इन मसलों पे नज़र रखनी पड़ेगी। ये सारा जो तखरीबकारी भी है उसी के ज़्यादातर शाखसाने हैं, बलूचिस्तान में बड़ा ज़्यादा हुआ है और हम बहुत ज़्यादा इन बातों पे गौर नहीं कर रहे। एक तो महंगाई की वजह से फंसा हुआ है, दूसरा ये गंदी सियासत हो गई हुई है, तो इसको भी किसी को गौर करना है। सर, सियासी इंतशार भी जो बढ़ता जा रहा है, जो आज हमने देखा एक दूसरे पर बयानबाजियां हो रही थी कि ये जो इंसिडेंट है वो नून लीग की जो गवर्नमेंट है उनसे हो रहा है, नवाज शरीफ सब टेंशन में इसलिए इस तरह के वाकयात हो रहे हैं। अब ये बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, मगर वो हमें भूल भी गया है ये 140 बच्चों वाला वो पूरा एक दौर था, उसमें 65,000 के करीब जो है पाकिस्तानी मारे गए। उसके वो शुक्र है वो फेज थोड़ा सा कम हुआ है, मगर ये मैं कह रहा हूँ कि हमने गौर नहीं किया ये क्योंकि इक्का दुक्का खबरें आती हैं। मगर अक्टूबर के महीने में अगर देखा जाए पूरे इसमें फाटा के अंदर जो हुए और बलूचिस्तान में जो हमले हो रहे हैं, ये तवातर उसका बढ़ता जा रहा है। हमारा सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि आज पेशावर में शहर में हुआ है तो हमारा आज फोकस किया है कि हाईलाइट हुआ है, तो हम ये गौर कर रहे हैं। तो इस वक्त ये और ये एक पार्टी का मसला नहीं है, ये सारे पाकिस्तान का सब पार्टीज़ का मसला है। और ये कराची में फॉर एग्ज़ाम्पल जो है सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है तो उनका भी मसला है, और ये अपोजिशन सिर्फ बाहर से बैठ जाए तो ये नहीं है कि वो उनका मसला नहीं है, ये सबका मसला होना चाहिए। एग्जैक्टली। टाइम खत्म हो चुका है, लास्ट 1 मिनट क्लास, अब आप कुछ ऐड अप करना चाहेंगे? बस इनसे ये रिक्वेस्ट की जा सकती है डाढ़े लोगों से कि भाई साहब अब दुनिया बाद में चला लीजिएगा, पहले मुल्क को चलाएं। इस तरह बच्चे जिस तरह ये किसी के बच्चे हैं वो ठीक है, मदरसे के बच्चे हैं जो है ना हमारे यहाँ उनको ज्यादा वो नहीं समझा जाता, खुदा का खौफ करें। इस्लामिक यूनिवर्सिटी का भी थ्रेट है, ये किसी के भी बच्चे हो सकते हैं, ये किसी का भी इसमें हो सकता है। और आप बैठ के जो यहाँ पे पावर और यहाँ पेट्रियाटिक गेम्स खेली जा रही है और जिस तरह का मुल्क का हशर कर दिया, इमरान खान साहब एक ही चीज पे फोकस है, उनको कोई पता नहीं है कि उनके सूबे में क्या हो रहा है, मुल्क में क्या हो रहा है। आज भी कैबिनेट में उन्होंने, मैं लास्ट वीक क्विकली कह दूं कि ये इस्लामिक यूनिवर्सिटी का इत्तफाकन जो है उनके हॉस्टल खाली कराए जा रहे हैं, ये आप उनको सिक्योरिटी दें। ये जो हमारे अंदर तरीका बन गया है कि जी खाली कर लो, फोन बंद कर दो, सब कुछ नाके ज्यादा कर दो, वो नहीं, आप उनको सिक्योरिटी फराहम करें, आप अपनी चेकिंग वहाँ पे बढ़ाएं। वो बच्चे और बच्चियों के हमें पहले फोन आ रहे थे कि जनाब ये एकदम हमें ओवरनाइट ये कह रहे हैं कि ये हॉस्टल खाली करो, हम क्या कहाँ जाएं। टाइम खत्म हो गया। एट देन जो इदारों का काम है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करना वो की जाए। नाज़रीन, टाइम खत्म हो चुका है, आपसे कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।